कल्पना कीजिए, एक ऐसा देश जो कुछ दशक पहले दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाता था, और फिर वही देश ऐसे शहर खड़े कर देता है जिनकी स्काईलाइन किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी दिखती है। हजारों किलोमीटर की हाई स्पीड रेलवे देश को जोड़ती है। दुनिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स फैले हुए हैं। विशाल बंदरगाह बड़े जहाज़ों और कंटेनरों से भरे हुए हैं। इलेक्ट्रिक वाहन सड़कों पर दिखते हैं और बैटरियां बेडीडीढे पैमाने पर बनती हैं। सौर पैनल खेतों और छतों पर फैल रहे हैं। ड्रोन ऊंचाइयों से माल और जानकारी ले जाने लगे हैं, और ऐसी आपूर्ति श्रृंखलाएं बन गईं जिनके बिना आज वैश्विक अर्थव्यवस्था की कल्पना मुश्किल है। लेकिन सवाल ये है, क्या चीन ने यह सब सिर्फ सस्ती मजदूरी से हासिल किया? क्या इसका कारण केवल कम्युनिस्ट पार्टी था, या क्या इसके पीछे कोई मौलिक विचार था जिसे बाकी दुनिया देर से समझी? डैन वॉन्ग की किताब ब्रेकनेक इसी सवाल का जवाब ढूंढती है। वांग का कहना है कि चीन को सिर्फ कम्युनिस्ट देश की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। हमें उसे एक इंजीनियरिंग स्टेट के रूप में समझना चाहिए। यह एक राज्य है जो सिर्फ भविष्य की कल्पना नहीं करता, बल्कि उसे भौतिक रूप में बनाता है। डैन वांग चाइना और अमेरिका की राजनीतिक संस्कृति की तुलना एक असामान्य तरीके से करते हैं। वह कहते हैं कि एक तरफ इंजीनियर सोच है और दूसरी तरफ लॉयर सोच है। यह बात यह नहीं कहती कि चीन के सभी नेता इंजीनियर हैं या अमेरिका के सभी नेता वकील। असल मुद्दा है सोचने का तरीका। एक इंजीनियर समस्या देखकर पूछता है, इसे कैसे बनाया जाए, जबकि एक वकील अक्सर पूछता है, इसे करने की अनुमति किन नियमों में दी गई है। दोनों दृष्टिकोण की अपनी जरूरतें हैं, लेकिन जब यह सोच पूरी राजनीतिक प्रणाली में समा जाए तो परिणाम अलग हो सकते हैं। चीन में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में सवाल अक्सर होता है, कितना बड़ा बनाना है। अमेरिका में वही प्रोजेक्ट कई प्रोसीजरल सवालों में फंस सकता है। डैन वांग पूछते हैं, क्या अमेरिका ने अपने सिस्टम इतने जटिल कर दिए कि जरूरी चीजें समय पर बन ही नहीं पाती? चाइना की असली ताकत एक शब्द में है, बनाना। चाइना ने सिर्फ जीडीपी नहीं बढ़ाई, बल्कि फिजिकल वर्ल्ड को बदल दिया। यह सिर्फ फैक्ट्री नहीं, बल्कि पूरे इकोसिस्टम का निर्माण था। शंजन इस प्रयोग का सबसे बड़ा उदाहरण है। यहां आइडिया से प्रोडक्ट तक का रास्ता बेहद छोटा हो गया। डिजाइन, निर्माण, फीडबैक, सुधार और मास प्रोडक्शन का चक्र तेज चलता है। मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ प्रोडक्शन नहीं। कि चाइना ने सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल नहीं की, उसने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जो बड़े फिजिकल प्रोजेक्ट्स को असाधारण गति से पूरा कर सकती थी। रोड्स, रेलवेज, फैक्ट्रीज, पोर्ट्स और सिटीज तेजी से बनाए गए। पूरी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम्स भी जल्दी से आकार में आईं। लेकिन अब कहानी का दूसरा पहलू सामने आता है। अगर कोई सरकार ये मानती है कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को इंजीनियरिंग से सॉल्व किया जा सकता है, तो सवाल उठता है, क्या इंसानी सोसाइटी को भी इंजीनियर किया जा सकता है? क्या पॉपुलेशन को मैथमेटिकल प्रॉब्लम की तरह मैनेज किया जा सकता है? क्या एक वायरस को एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी से पूरी तरह कंट्रोल किया जा सकता है? चाइना ने दोनों सवालों के जवाब प्रैक्टिकली देने की कोशिश की। पहला एक्सपेरिमेंट था वन चाइल्ड पॉलिसी और दूसरा एक्सपेरिमेंट था जीरो कोविड नीति। दोनों अलग अलग समय की घटनाएं थीं, पर पीछे एक समान सोच दिखती है। एक विशाल सोशल प्रॉब्लम को सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, डेटा और स्टेट पावर से सॉल्व करने की सोच थी। यहीं से ब्रेकनेक की कहानी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है। कल्पना कीजिए, एक सरकार भविष्य की पॉपुलेशन देखकर चिंता करती है। अगर पॉपुलेशन इसी गति से बढ़ी तो आने वाले दशकों में रिसोर्सेज कम पड़ सकते हैं। फूड, हाउसिंग, जॉब्स, एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर दबाव बढ़ने का डर था।
तो सॉल्यूशन क्या था? एक था पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करना। यहीं से वन चाइल्ड पॉलिसी संविधान में प्रमुख रूप से दिखाई देती है। चाइना के कुछ पॉलिसी मेकर्स पॉपुलेशन को मैथमेटिकल मॉडल्स की तरह देख रहे थे। अगर फर्टिलिटी कम कर दी जाए तो पॉपुलेशन ट्रेजेक्टरी कैसे बदलेगी, ये पूछा गया। समस्या को वेरिएबल्स के रूप में समझकर फ्यूचर को कंट्रोल करने की सोच थी। लेकिन इंसान मशीन नहीं होते। एक ब्रिज की तरह इंसान के बारे में सिंपल मैथमेटिकल आंसर नहीं निकाला जा सकता। फिर भी चाइना ने पॉपुलेशन को एग्रेसिवली इंजीनियर करने की कोशिश की। 1980 के दशक में वन चाइल्ड पॉलिसी व्यापक रूप से लागू की गई। इसका उद्देश्य पॉपुलेशन ग्रोथ को तेजी से कम करना था। पॉलिसी ने फर्टिलिटी को नीचे लाने में बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की कीमत बहुत भारी रही। कई जगहों पर महिलाओं पर अत्यधिक दबाव डाला गया। फोर्स्ड अबॉर्शंस और स्टेरिलाइजेशंस जैसी कठोर कार्रवाइयां हुई। परिवारों की निजी जिंदगी में स्टेट का हस्तक्षेप गहरा हो गया। यहां इंजीनियरिंग स्टेट का एक डार्क साइड दिखता है। जब सरकार ह्यूमन बिहेवियर इंजीनियर करने की कोशिश करती है तो सामने इंसानी जिंदगी होती है। वन चाइल्ड पॉलिसी ने पॉपुलेशन ग्रोथ को धीमा किया, लेकिन नई समस्या पैदा की। कम बच्चे पैदा होने पर पॉपुलेशन एजिंग की समस्या उभरी। यंग वर्कर्स की संख्या घटती गई और एल्डरली का अनुपात बढ़ा। इसका अर्थ है कम वर्किंग एज पॉपुलेशन और ज्यादा बुजुर्गों की देखभाल। पेंशन और हेल्थ केयर सिस्टम्स पर दबाव बढ़ा और लेबर सप्लाई घटा। जिस पॉलिसी ने भविष्य सुरक्षित करना था, उसने नई चुनौतियां पैदा कर दी। डैन वॉन्ग कहते हैं कि प्लानिंग हमेशा गलत नहीं है, पर कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट्स बहुत मायने रखते हैं। चाइना ने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की। एक ऐसी पॉलिसी बनाई जो आने वाली पीढ़ियों की डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर बदल गई। फिर एक वायरस आया और चाइना ने उसे भी एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम की तरह ट्रीट किया। मास टेस्टिंग, लॉकडाउन्स, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, क्वारंटीन। लेकिन इन दोनों घटनाओं ने एक बात साफ कर दी। चाइना के पास किसी समस्या पर इनॉर्मस रिसोर्सेज लगाने की क्षमता है। लेकिन अब एक दूसरा सवाल है, अगर यही इंजीनियरिंग स्टेट इतना पावरफुल है तो चाइना की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? और दूसरी तरफ, अगर अमेरिका के पास दुनिया की सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, यूनिवर्सिटीज, फाइनेंशियल मार्केट्स और साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं, तो फिर वह चाइना की तरह तेजी से बिल्ड क्यों नहीं कर पाता? यही से ब्रेकनेक का आखिरी हिस्सा शुरू होता है। चाइना की कहानी सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ की कहानी नहीं है। जैसे जैसे चाइना इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजिकली पावरफुल हुआ, वैसे वैसे उसकी सिक्योरिटी कंसर्न्स भी बढ़ी। फॉरेन इन्फ्लुएंस, टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस, एस्पियनाज, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, नेशनल सिक्योरिटी और जियो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, इन सब ने चाइनीज स्टेट को एक इंक्रीजिंगली सिक्योरिटी कॉन्शियस डायरेक्शन में धकेला। यानी चाइना सिर्फ एक इंजीनियरिंग स्टेट नहीं रहना चाहता, वह एक फोर्ट्रेस भी बनना चाहता है। एक फोर्ट्रेस का बेसिक पर्पस होता है बाहर की दुनिया से खुद को सुरक्षित रखना। मॉडर्न चाइना में यह आइडिया फिजिकल वॉल्स के रूप में नहीं है। यह टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, फाइनेंस, डेटा और पॉलिटिकल कंट्रोल में भी दिखाई दे सकता है। चाइना इंक्रीजिंगली इस बात को लेकर चिंतित रहा है कि कहीं उसकी इकोनॉमी किसी दूसरे देश पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो जाए, कहीं क्रिटिकल टेक्नोलॉजी बाहर से कंट्रोल ना हो, कहीं फॉरेन कंपनीज स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटीज ना बन जाएं। और इसी कारण सेल्फ रिलायंस चाइना की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक थिंकिंग में इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट हो गया। एक देश जितना ज़्यादा खुद को बाहरी दुनिया से प्रोटेक्ट करता है, उतना ही उसे यह तय करना पड़ता है कि कितनी ओपननेस रखनी है, कितनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कितना फॉरेन टेक्नोलॉजी एक्सचेंज, कितना इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, कितना इंफॉर्मेशन फ्लो। क्योंकि इनोवेशन अक्सर आइसोलेशन में नहीं होती। नई आइडियाज़ तब पैदा होती हैं जब लोग मिलते हैं, आइडियाज़ क्रॉस होती हैं, साइंटिस्ट्स कोलैबोरेट करते हैं, कंपनीज compete करती हैं और अलग अलग सोसाइटीज़ एक दूसरे से सीखती हैं।
इसलिए चाइना के सामने एक डिफ़िकल्ट बैलेंसिंग एक्ट है। सिक्योरिटी चाहिए, लेकिन ओपननेस भी चाहिए। कंट्रोल चाहिए, लेकिन इनोवेशन भी चाहिए। स्टेबिलिटी चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटेशन भी चाहिए। और ये चीज़ें हमेशा एक दूसरे के साथ आसानी से नहीं चलती। यहीं डैन वांग एक बेहद इंटरेस्टिंग फिनोमेनॉन की तरफ ध्यान दिलाते हैं। चाइना में कुछ लोगों के बीच देश छोड़ने की इच्छा को डिस्क्राइब करने के लिए रन शब्द पॉपुलर हुआ। यह सिर्फ इमिग्रेशन का टेक्निकल कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके पीछे एक ब्रॉडर फीलिंग भी है। अगर सिस्टम मेरे लिए काम नहीं कर रहा, तो शायद मुझे सिस्टम से बाहर निकल जाना चाहिए। कोविड पीरियड ने इस फीलिंग को कुछ लोगों के बीच और विजिबल किया। कुछ लोगों ने लॉकडाउन से फ्रस्ट्रेशन महसूस किया। कुछ लोग पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से परेशान थे। कुछ लोग इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी से, और कुछ लोग सिंपली बेहतर अपॉर्चुनिटीज चाहते थे। इसका मतलब यह नहीं कि चाइनीज सोसाइटी कलेक्टिवली चाइना छोड़ना चाहती है, बल्कि डैन वांग जिस चीज की ओर ध्यान दिलाते हैं वह ज्यादा सटल है। एक एक्स्ट्रॉर्डिनरली केपेबल स्टेट भी अपने सबसे टैलेंटेड और एम्बिशियस लोगों को हमेशा रिटेन नहीं कर सकता। आप टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर सकते हैं, आप फैक्ट्रीज बना सकते हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, आप सप्लाई चेन्स को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लेकिन लोगों की इच्छा को पूरी तरह इंजीनियर नहीं किया जा सकता। एक टैलेंटेड इंजीनियर के पास चॉइस है, एक एंटरप्रेन्योर के पास चॉइस है, एक साइंटिस्ट के पास चॉइस है, और अगर उन्हें लगता है कि कहीं और उन्हें ज्यादा फ्रीडम, अपॉर्चुनिटी या प्रिडिक्टेबिलिटी मिलेगी, तो वे मूव कर सकते हैं। किसी देश की लॉन्ग टर्म पावर सिर्फ उसकी फैक्ट्रीज पर डिपेंड नहीं करती। उसकी पावर इस बात पर भी डिपेंड करती है कि क्या टैलेंटेड लोग उसके अंदर रहना और फ्यूचर बनाना चाहते हैं। और यही वह पॉइंट है जहां डैन वांग चाइना से अमेरिका की तरफ मुड़ते हैं। अमेरिका और चाइना की कंपटीशन को अक्सर मिलिट्री टर्म्स में देखा जाता है। कौन ज़्यादा पावरफुल है, किसके पास ज़्यादा मिसाइल्स हैं, किसके पास ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, किसके पास एडवांस्ड एआई है। लेकिन वैंग के अनुसार एक और कंपटीशन ज़्यादा फंडामेंटल है। हु कैन बिल्ड, कौन फैक्ट्री बना सकता है, कौन इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकता है, कौन एनर्जी सिस्टम एक्सपैंड कर सकता है, कौन एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग वापस ला सकता है, कौन टेक्नोलॉजी को मास प्रोडक्शन तक पहुंचा सकता है।